अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को नई जिम्मेदारी मिल गई है जनाब, और नई जिम्मेदारी भी मिली है उनको अपनी ख्वाहिश के एन मुताबिक। जनरल बाजवा साहब इस वक्त यूएई यानी मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर हैं और वहीं पर उन्हें उनकी नई जिम्मेदारियों के हवाले से खबर मिली है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब जनरल बाजवा साहब को कौन सी जिम्मेदारियां मिली हैं और उनकी ख्वाहिश क्या है। यकीनी तौर पर ये एक सस्पेंस है और ये सस्पेंस थोड़ी देर बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास दो और ख़बरें हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये आपका सस्पेंस ज़रा थोड़ा सा बरकरार रह सके। पहली खबर तो है जनाब इमरान खान साहब के हवाले से, और इमरान खान साहब के हवाले से ये वाला हफ्ता जो कल से शुरू होने जा रहा है, यानी जुमेरात से लेकर अगली जुमेरात तक, ये वो दिन है जो इमरान खान साहब के लिए यहाँ से जो खुशबख्ती या बदबख्ती दोनों का आगाज़ किया जा सकता है। इमरान खान साहब पॉलिटिक्स के अंदर इन रहेंगे या आउट हो जाएंगे, इसका फैसला भी कल से यानी आज से शुरू होने वाले जो अय्याम हैं इन्हीं के दरमियान होगा। क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से पहले रेफरेंस की समाअत करेगा, और ये रेफरेंस यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए एक वेकअप कॉल है। क्योंकि अगर उन्होंने इस रेफरेंस को सीरियसली ना लिया तो फिर उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि इस रेफरेंस में जो उनकी नाअहली के लिए जो मवाद है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी है। क्योंकि ये तोशा खाने के हवाले से रेफरेंस है, जहाँ पर इमरान खान साहब ने तोहफा खाना में अपने जो तमाम टेन्योर के दरमियान जितने भी उनको तहाइफ मिले थे वो उन्होंने रिटेन कर लिए थे, अपने पास रखे थे। फिर उन तहाइफ को बेच के सरकार के ख़जाने में 20% 30% जो भी अमाउंट थी वो जमा कराई और बाकी पैसे अपने अकाउंट्स में मुंतकिल कर लिए। लेकिन अकाउंट में मुंतकिल करने के बाद इमरान खान साहब को जो सालाना गोशवारे दाखिल कराना होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवायद के ऐन मुताबिक, इमरान खान साहब ने वो अमाउंट जो है वो जाहिर नहीं की। एक साल तक उन्होंने वो पैसे अपने पास रखे, उसके बारे में किसी को आगाह नहीं किया, और एक साल के बाद उन्होंने इन गोशवारों अपने जो अगले उन्होंने गोशवारे दिए वहाँ पर उन्होंने ये जो तोशा खाने से हासिल होने वाली आमदनी थी वो उन्होंने डिक्लेयर की। अब ये जो मामला है ये बुनियादी तौर पर बिल्कुल मिलता जुलता है नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल किया था। ग्राउंड्स ऑलमोस्ट सेम थी। उनको भी उनके बेटे की जो कंपनी थी जो है जबले अली यूएई में कैपिटल FZE, उसके उन पर मुलाजमत को ज़ाहिर किया गया था, और फिर उनके अकाउंट में जो तनख्वाह थी वो यूएई के कवानीन के मुताबिक उनके अकाउंट में वो तनख्वाह तकरीबन 10,000 रियाल उनके 10,000 दिरहम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने वो पैसे विड्रॉ नहीं किए थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पनामा को एक साइड पर रखते हुए इस वाले मामले को लिया और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल कर दिया, और नवाज शरीफ साहब अभी तक ताहयात नाअहली के मज़े लूट रहे हैं। मामला अब अगर देखा जाए, दोनों का मुआसना किया जाए तो दोनों अगर तराजू में रखें तो दोनों के पलड़े बराबर हैं। इस वक्त जो गुनाह या जो गलती नवाज शरीफ साहब से सरजर्द हुई वही बिल्कुल वैसे ही इमरान खान साहब ने से सरजर्द हुई। अब अगर इमरान खान साहब को इस केस के अंदर छूट मिलेगी तो इसका फ़ायदा नवाज शरीफ साहब को भी हासिल हो सकता है, और अगर इमरान खान साहब को सज़ा मिली तो उसका पैमाना भी वही होगा जो नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर था। लिहाजा ये जो एक मुकदमा या समाअत जिसका आगाज़ हो रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 3 सितंबर तक इस मुकदमे की ना सिर्फ समाअत मुकम्मल करनी है बल्कि अपना फैसला भी सादर करना है। लिहाजा अगले जो 16 दिन हैं वो इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इमरान खान साहब की जो मुसीबतें हैं वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होने जा रही, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ एक और मुकदमा है जो अमन तरक्की पार्टी की तरफ से दायर किया गया है। ये भी नाअहली का एक दरख्वास्त है जो दायर की गई है, और इस नाअहली की दरख्वास्त में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना फ़ैसला है फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, जहां पर इमरान खान साहब की तरफ से जमा कराए गए डिक्लेरेशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद भी कर दिया, और ये भी कह दिया कि इमरान खान ने एक झूठा डिक्लेरेशन दाखिल कराया है। और इस रेफरेंस के अंदर, इस दरख्वास्त के अंदर इसी बात को बुनियाद बनाया गया कि जनाब आपने खुद ये फ़ैसला दिया है कि इमरान खान ने झूठा जो हल्फनामा है वो दाखिल कराया है, लिहाजा वो आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल करार पाते हैं, क्योंकि वो ना सादिक रहे ना वो अमीन रहे, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये वाला मामला भी इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा
ख़तरनाक मामला है, क्योंकि ये फैसला इलेक्शन कमीशन का अपना है। क्योंकि इस फैसले के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन ये कहे जनाब ये जो डिक्लेरेशन है इमरान खान साहब की तरफ से दुरुस्त है, तो उनका पूरे का पूरा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी ज़ाया हो जाता है। लेकिन अगर वो ये अपने फैसले को ही जो उन्होंने दिया है वो रिटेन रखेंगे तो उसका मलबा गिरेगा इमरान खान साहब पर, और उनका मलबा गिरने का मतलब ये है कि वो नाअहल हो जाएंगे। नाअहल होने का मतलब ये है कि जो फ्यूचर के अंदर इक़्तिदार में आने का जो इमरान खान साहब ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब धरे का धरा रह जाएगा। तीसरी कार्रवाई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ करने जा रहा है, और वो भी इन्हीं 8-7 दिन के अंदर करने जा रहा है, यानी इस जुमेरात से लेकर अगली जुमेरात तक, वो है इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इजलास भी बुला लिया। और इजलास के अंदर वो इस बात का फैसला करेंगे कि जनाब इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि इमरान खान साहब मुसलसल, चाहे वो टीवी इंटरव्यूज़ हैं या जलसे हैं या उनके जो भी बयानात वो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पर दे रहे हैं स्पेसिस के अंदर, तो उसके अंदर वो बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुसलसल इल्ज़ामात ही आयद करते चले जा रहे हैं। उनको नून लीग के पे रोल पे कहा जाता है, उनको एक कंप्रोमाइज्ड पर्सनैलिटी करार दिया जाता है, उन पर अदम एतमाद का इजहार किया जाता है, उन पर इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब कार्रवाई होती है तो फिर उस पर भी उनको एतराज़ होता है कि जनाब ये कार्रवाई मेरे खिलाफ ही क्यों होती है, ये बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं होती। और आपको मैं यहाँ पे याद दिला दूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक मरतबा तौहीन अदालत की इलेक्शन कमीशन के अंदर ही कार्रवाई पहले भी हो चुकी है, और उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रज़ा थे और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया था, जिस पर इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने ना सिर्फ सरेंडर किया था बल्कि तहरीरी तौर पर माफ़ीनामा भी जमा कराया था। और उसके बाद इमरान खान साहब ने सरदार रज़ा खान के बारे में किसी किस्म के कोई रिमार्क्स नहीं दिए थे। अब अगर ये वाली कार्रवाई होती है जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से तमाम तर रिकॉर्ड मंगवा लिया है, उनकी तकरीरों की सीडीज़ मंगवा ली है, उनकी तकारीर की और इंटरव्यूज़ के ट्रांसक्रिप्शंस मंगवा लिए हैं, और उसकी बेस पर अब उन्होंने इस कार्रवाई का आगाज़ करना है। और ये भी इमरान खान साहब के लिए एक सख्त किस्म का धचका है जो उनको मुमकिन तौर पर मिल सकता है। यानी आने वाले दिन ये जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं जो इलेक्शन कमीशन के अंदर चलेंगी वो इमरान खान साहब के लिए अच्छी खासी दर्द सर बनेंगी, और उसके नतीजे में उनको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो भुगतना पड़ सकते हैं। और 3 सितंबर तक ये जो तमाम तर कार्रवाइयाँ हैं ये अपने, या इसमें से कोई एक कार्रवाई वो अपने हतमी नतीजे पर भी पहुँचेगी और फैसले का ऐलान हो जाएगा। और फिर इमरान खान साहब ने जो अगले जलसे करने हैं 10 सितंबर तक, वो इसी सिलसिले की कड़ी भी होंगे। और 25 सितंबर को जो 9 ज़िमनी हलकों के अंदर इलेक्शन होने हैं वहाँ पर इमरान खान साहब का कोई मुतबादल उम्मीदवार ही मैदान अमल में आ सकता है। लेकिन इमरान खान साहब अभी तक इस सारी कार्रवाई से कुछ सीख नहीं पा रहे। सीख इस वजह से नहीं पा रहे क्योंकि वो अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं, और अगर अबव द लॉ ना समझ रहे होते तो कल जिस तरीके से एडिशनल सेशन जज मोहतरमा ज़ेबा साहिबा की तरफ से शहबाज गिल साहब को जो 2 दिन के मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का फ़ैसला सादर फरमाया गया था, उसके रास्ते में इमरान खान साहब रुकावट बनने की कोशिश ना करते। क्योंकि इससे पहले भी शहबाज गिल साहब के ही मामले को लेकर इमरान खान साहब ने जो AIG जेल खाना जात हैं, IG जेल खाना जात हैं, सेक्रेटरी दाखिला हैं, सब पर दबाव डालने की कोशिश की कि शहबाज गिल को पिंडी के हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाए। और कल भी इस किस्म की इतलात चलती रही हैं टीवी पर, और फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट भी हुई, पहले तो ये खबर आई कि जिस वक़्त ये रिमांड का फ़ैसला हुआ तो उसके बाद कि जनाब इमरान खान साहब ने शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने से रोकने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस जेल खाना जात को अहकामात जारी किए हैं कि जनाब इसको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं करना, इनको रावलपिंडी के किसी हॉस्पिटल में दाखिल करा दे और कोई एमरजेंसी मेडिकल एमरजेंसी डिक्लेयर करें और इसको फौरी तौर पर उसके हवाले कर दें, ताकि ये वहाँ पर 10, 15, 20 दिन जब तक इनको फिटनेस सर्टिफिकेट ना मिल जाए हॉस्पिटल का, ये वहीं पर मौजूद रहें और ये पुलिस कस्टडी में ना जाए। अब पुलिस कस्टडी में जाने का मतलब ये है कि जो तफ्तीश होगी शहबाज गिल साहब से, और अगर शहबाज गिल साहब ने अगले किसी बंदे का नाम ले दिया तो फिर तफ्तीश का रास्ता उस तरफ चला जाएगा। इन हदायत को जारी करने के बाद डेवलपमेंट ये हुई
कि अडयाला जेल के जो मेडिकल ऑफिसर हैं उन्होंने इमरान खान साहब यानी जो हदायत उन्होंने दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को और आईजी जेल खाना जात को, उनके ऐन मुताबिक जो अडयाला जेल के मेडिकल ऑफिसर थे उन्होंने शहबाज गिल को DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल करने की हदायत जारी कर दी। उनका जनाब अनु भेजो उथे, और उसकी वजह उन्होंने वही इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक मेडिकल एमरजेंसी डिक्लेयर की। उनका ये मानना था कि शहबाज गिल साहब को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, लिहाजा इनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, लिहाजा इनको DHQ रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया जाए और उनके साथ पुलिस गार्ड की भी ड्यूटी लगाई जाए ताकि ये वहाँ पर महफूज रह सके, हर एक तत्ती हवा से ये महफूज रह सके। यानी शहबाज गिल साहब का जो सांस है वो फूल गई, लेकिन उनकी सांस फूलने का जो नतीजा है वो मुमकिन तौर पर कई लोगों की सांस उखड़ने का सबब बन सकता है, क्योंकि अगर वो पुलिस की कस्टडी में चले जाते हैं तो फिर सांस उखड़ने का अमल शुरू होना था। फिर बहुत सारे लोगों के सांस उखड़ने थे इस वजह से कि यार इसने अगर कोई बयान दे दिया पुलिस को, जिसका इस बारे में इतलात हैं कि वो ऑलरेडी एक बयान दे चुके हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को तस्लीम नहीं कर रही कि मैंने कोई बयान दिया है, लेकिन पुलिस ज़रा ये कहते हैं कि उन्होंने बयान दिया है और उनका ये कहना है कि मैंने जो कुछ कहा ARY टेलीविज़न पर वो मैंने इमरान खान साहब के कहने पर दिया। अगरचे तफ्तीशी के सामने बयान की वही वैल्यू होती है कि अगर उस बयान को अदालत के सामने जाकर दोहराया जाए, उस बयान को ऑन किया जाए, लेकिन चूँकि तफ्तीश के दौरान कड़ी से कड़ी को जोड़ा जाता है, एक बयान को दूसरे बयान के साथ जोड़ा जाता है और फिर तफ्तीश के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है, तो शहबाज गिल साहब के पुलिस के सामने दिए गए बयान की रोशनी में अगली कार्रवाई का कोई ना कोई रास्ता तलाश किया जाएगा। और ये जो कोशिशें हैं ये अब देखना है ये किस जगह पर पहुंचती हैं, क्योंकि अदालती हुक्म के मुताबिक कैपिटल सिटी पुलिस पहुंची अडयाला जेल तो उनको शहबाज गिल साहब की कस्टडी नहीं दी गई। पिम्स की मेडिकल टीम भी जेल के बाहर मौजूद थी, लेकिन चूंकि उनके ऊपर दबाव था बहुत ज़्यादा, लिहाजा उनको मेडिकल एमरजेंसी उनके लिए डिक्लेयर की गई और जो जेल का जो डॉक्टर था मेडिकल ऑफिसर, अब उसके हदायत के मुताबिक अगली कार्रवाई की जा रही है। दूसरी जानिब जो ख़बर जिसका मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में ज़िक्र किया था वो भी बहुत इम्पोर्टेंस की हामिल है, क्योंकि जो हैं हमारे मोहतरम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वो इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं, जहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने उनको एक आला तरीन एज़ाज़ से नवाजा है। और वहाँ पर जो UAE के प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाजा है। अब एक जानिब उनको ये वाला एक रिवॉर्ड मिला है, उससे पहले वो गए थे बरतानिया, जहाँ पर उन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड के अंदर बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की थी। ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि बाजवा साहब पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जिन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी के अंदर बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की है और वहाँ पर जो खिताब भी किया है और डिस्टिंक्शंस लेने वाले जो कैडेट्स थे उनके अंदर उन्होंने इनामात भी तकसीम किए। अब जो ख्वाहिश है जनरल बाजवा साहब की उसकी ख्वाहिश के ऊपर अमल दरामद हो गया, उनको ज़िम्मेदारी मिल गई है। मामला कुछ यूँ है कि जनरल बाजवा साहब के हैं साहबजादे जिनका नाम है साद बाजवा साहब, उनके यहाँ जुड़वा बच्चों की हुई है पैदाइश और वो भी चूँकि दुबई में थे, लिहाजा जो खुशखबरी है वो बाजवा साहब को UAE में मिली। बाजवा साहब ने मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ के अंदर या जब वो जर्नलिस्टों को बुलाते थे तो इस किस्म की उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं नवंबर के अंदर बाइज़्ज़त तरीके से रिटायर हूँ और उसके बाद मैं एक फैमिली लाइफ गुजारूँ और अपने पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारूँ। अल्लाह ताला ने उनकी इस ख्वाहिश को जो है वो अमली जामा पहना दिया है। उनको अल्लाह ताला ने दो जुड़वा बच्चों से जो है दो जुड़वा पोतों से उन्होंने नवाज दिया है और इसका मतलब ये है कि अब जनरल बाजवा साहब के पास रिटायरमेंट के बाद अपने पोते पोतियों के साथ खेलने का जो उनकी ख्वाहिश थी, उनको परवान चढ़ता देखने की जो ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश उनकी अब पूरी हो गई है। लिहाजा अब वो रिटायरमेंट के बाद अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब ये रिटायरमेंट होगी कब, ये एक अभी तक तयशुदा मामला नहीं है, क्योंकि इस किस्म की खबरें चल रही हैं अभी भी, बल्कि इमरान शफकत साहब ने अपने एक वीलॉग में इस बात का इजहार किया है कि जनरल बाजवा साहब को तकरीबन 6 माह 18 दिन की एक्सटेंशन उनको मिल सकती है और वो भी कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स हैं। जिस तरीके से आसिम मुनीर साहब का टेन्योर 2 महीने
बढ़ गया है, ऐसे ही कोई टेक्निकल ग्राउंड्स हैं जहां पर उनका की टेन्योर बढ़ सकता है या उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है 6 माह 18 दिन की, और वो अगर इस बात को कबूल कर लेते हैं एक्सटेंशन को, तो फिर यकीनी तौर पर वो भी मज़ीद कुछ अर्सा अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। लेकिन अगर वो एक्सटेंशन कबूल नहीं करते जो उनको ऑफ़र की गई है, तो फिर वो नवंबर के अंदर रिटायर हो जाएंगे, और इस हवाले से जो अगली पेशरफ्त है उसका भी आगाज़ इसी महीने होना है। इसी महीने से शहबाज शरीफ साहब ने मुशावरती अमल का आगाज़ करना है नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री या एक्सटेंशन के लिए, और 15 सितंबर तक इस मामले ने भी तय हो जाना है। पता चल जाएगा बाजवा साहब रहेंगे या उनको रिप्लेस कौन करेगा, उनका जानशीन कौन होगा। ये फैसला भी अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।